दुनिया के सियासी नक्शे पर जब हम मिडल ईस्ट को देखते हैं तो वहां हर सरहद के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। यानी मिडल ईस्ट के अंदर कभी जंग की, कभी अमन की और कभी धोखे की। यही कहानी अब्राहम अकॉर्ड्स की भी है। यानी अब्राहम अकॉर्ड्स जिसको 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था ताकि जो अरब ममालिक मुल्क हैं वो इजराइल के साथ में अपने संबंधों को सुधार सके और इस पीस ट्रीटी में शामिल हो सके इजराइल के साथ में। एक ऐसा समझौता जिसने अरब दुनिया की सदियों पुरानी रियासत को हिला दिया है और इजराइल को पहली बार वो पहचान दी है जो उसने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की, यानी अमेरिका की। जब पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून पारित किया था, एक नया पीस ट्रीटी, एक एग्रीमेंट साइन किया था, एक नया एक इन्वेंशन हुआ था, उसका नाम था अब्राहम अकॉर्ड्स। और उसने हमेशा हमेशा के लिए इस सिस्टम ने, इस अकॉर्ड्स ने, इस अब्राहम अकॉर्ड्स ने हमेशा हमेशा के लिए इजराइल की तकदीर को बदल दिया। अब्राहम अकॉर्ड्स यानी वो दस्तावेज जो अमेरिका के मेज पर लिखा गया मगर उसके असर पूरे मिडल ईस्ट में गूंजे। ये कहानी शुरू होती है 2020 में जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठे थे और उनके साथ थे दो और लोग जो इस सदी की सबसे बड़ी डील के मास्टरमाइंड माने जाते थे। जॉरेड कुशलर जो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है और माइक पॉम्पेयो। ट्रंप ने कहा था अब वक्त आ गया है कि अब अरब दुनिया और इजराइल अपने मतभेद भुलाकर अमन की राह पर चले और इसी लाइन से शुरू हुआ अब्राहम अकॉर्ड्स का सफर जिसका नाम रखा गया पैगंबर इब्राहिम के नाम पर, क्योंकि वो यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों तीनों के बाप कहे जाते हैं। यानी एक ऐसा नाम जो तीनों मजहबों को जोड़ सके। ट्रंप की सरकार ने इस समझौते को अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताया और 13 अगस्त 2020 को पहली बार यह ऐलान हुआ कि इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आपसी रिश्ते सामान्य करेंगे। ये वो लम्हा था जब इतिहास बदल गया था। 7 दशक से अरब मुल्क इजराइल को दुश्मन मानते आए थे और अचानक एक मुल्क ने इसे अपना साथी मान लिया। यूएई के वली अहमद मोहम्मद बिन जायद ने कहा कि यह कदम मिडल ईस्ट में अमन की नई राह खोलेगा, मगर फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इसे धोखा कहा। उन्होंने कहा कि यूएई ने गजा और यरूशलेम के खून पर सियासत की है। उस दिन फिलिस्तीनी सड़कों पर निकले और उन्होंने अमेरिकी झंडे जलाए, मगर अमेरिका ने कहा कि यह शांति की शुरुआत है। फिर कुछ ही हफ्तों में बहरीन ने भी यही किया और कहा कि हम अब इजराइल के साथ रिश्ते बनाएंगे। सितंबर 2020 को व्हाइट हाउस के लॉन पर एक तस्वीर खींची गई जिसने दुनिया की सुर्खियां बनाई। एक तरफ खड़े थे ट्रंप, दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके साथ थे यूएई और बहरीन के विदेश मंत्री। वो भी तस्वीर मुस्कुराहटों की थी, मगर उसके पीछे वो आहें थी जो गजा और यरूशलेम से उठ रही थी। अब्राहम अकॉर्ड्स का वादा था कि इससे मिडल ईस्ट में अमन आएगा, मगर क्या वाकई अमन आया जो आज गजा के हालात है? अमेरिका ने कहा कि अब अरब दुनिया इजराइल को मान्यता दे रही है और इससे जंगों का सिलसिला रुकेगा, मगर इजराइल ने उसी साल गजा में बमबारी शुरू कर दी और फिलिस्तीनी बच्चे फिर मारे गए। अब्राहम अकॉर्ड्स सिर्फ यूएई और बहरीन तक नहीं रुके। इसी साल दिसंबर में मोरक्को ने भी इजराइल के साथ समझौता किया और फिर सूडान ने भी अमेरिका की मध्यस्थता में रिश्ते सामान्य किए। मोरक्को को उसके बदले वेस्टर्न सहारा पर अपनी दावे की मान्यता मिली और सूडान को अमेरिकी सेक्शन से राहत मिली। यानी हर समझौते के पीछे एक डील थी, कोई इंसानियत नहीं, कोई आदर्श नहीं, बस हित और सत्ता। अब्राहम अकॉर्ड्स के चारों सदस्य अरब मुल्क थे, लेकिन फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने कहा कि ये सब अरब लीग के उस वादे के खिलाफ है जिसमें कहा गया था कि कोई भी अरब देश तब तक इजराइल से रिश्ते नहीं बनाएगा जब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं होता। मगर अब वो वादा टूट चुका था और उसके टुकड़े यरूशलेम की गलियों में बिखरे पड़े थे। इस समझौते के बाद इजराइल को कई अरब देशों के एयर स्पेस में उड़ान की इजाजत मिली। आर्थिक रिश्ते शुरू हुए। अमेरिकी कंपनियों ने अरब और इजरायली फर्मों में निवेश करना शुरू कर दिया और हर जगह कहा गया है कि अब नया मिडल ईस्ट बन रहा है, मगर असल में जो बना वो एक ऐसा नक्शा था जहां इंसाफ की जगह सौदे थे और इंसानियत की जगह
समझौते, यूएई ने तेल और टेक्नोलॉजी में साझेदारी की, इजराइल ने साइबर सुरक्षा और हथियार बेचे और बहरीन ने फाइनेंस में हाथ मिलाया। अमेरिका ने कहा यह सब अमन के लिए है, मगर वही साल था जब गजा में बच्चे मलबों में दबे मिल रहे थे। दुनिया की सियासत का चेहरा जहां अमन और मुनाफा एक साथ लिखे जाते हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स की आलोचना सिर्फ अरब मुल्कों में नहीं बल्कि अमेरिका में भी हुई। कई एक्सपर्ट्स का कहना था कि यह समझौता सिर्फ चुनावी साल में ट्रंप की जीत के लिए बनाया गया था, ताकि वो दिखा सकें कि उन्होंने मिडल ईस्ट में अमन लाए हैं। लेकिन असल में ये एक जियोपॉलिटिकल गेम था। इजराइल को अरब दुनिया में वैधता देने का और ईरान को अलग थलग करने का यही असली मकसद था। ट्रंप ने कहा था कि जल्द ही 10 अरब देश इसमें शामिल होंगे, मगर उनकी हार के बाद बाइडेन प्रशासन ने इस समझौते को जारी तो रखा, लेकिन नई ऊर्जा के साथ नहीं। बाइडेन ने इसे स्थिरता का एक आधार कहा, मगर फिलिस्तीनी मुद्दे पर खामोश रहे। 2023 में जब इजराइल ने गजा पर नए हमले किए, तब यूएई और बहरीन ने बस बयान जारी किए, मगर रिश्ते तोड़ने की बात बिल्कुल भी नहीं की। यहां पर कि इजराइल ने उस वक्त कहा कि यह हमला आत्मरक्षा है, मगर गजा के आसमान में बारूद की गंध एक बार फिर अब्राहम अकॉर्ड्स की सच्चाई बता रही थी। यह सच्चाई की आवाज जब अमन की बुनियाद इंसाफ के बिना रखी जाए तो वे कभी टिकती नहीं। यूएई के मीडिया में लिखा गया है कि इजराइल के साथ रिश्तों से अरब युवाओं को नई नौकरियां और निवेश मिलेंगे, मगर अरब युवाओं ने जवाब दिया कि अमन तब होगा जब यरूशलेम आजाद होगा, जब फिलिस्तीनी बच्चे सुरक्षित होंगे। इस समझौते के 4 साल बाद 2024 में ट्रंप ने कहा कि अगर वो लौटे तो अब्राहम अकॉर्ड्स को और बड़ा करेंगे। उन्होंने कहा सऊदी अरब भी इसमें शामिल होगा, मगर सऊदी अरब अब भी कहता है कि जब तक फिलिस्तीनी देश नहीं बनेगा वो इजराइल को नहीं मानेगा। यही है अरब दुनिया का बंटवारा। एक तरफ वो देश है जो इजराइल के साथ हाथ मिला रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो अब भी उस हाथ को खून से सना मानते हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स का असर सिर्फ सियासी नहीं बल्कि धार्मिक भी है। यरूशलेम में उस दिन जब समझौतों का ऐलान हुआ तो कुछ यहूदी रब्बियों और कुछ अरब शेखों ने साथ में दुआएं की और कहा कि अब ईश्वर हमें अमन देगा, मगर उसी दिन गजा के एक अस्पताल में बम गिरा और 50 लोग मारे गए। यही है हकीकत अब्राहम अकॉर्ड्स की। अमन की कीमत दुनिया के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स का एक डिप्लोमेटिक सफलता थी, मगर फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक और गद्दारी थी। इजराइल ने कहा कि अब वो कब्जा नहीं बढ़ाएगा, मगर उसने वेस्ट बैंक में नई बस्तियां बनाई। यही वो दोहरापन है जो अब्राहम अकॉर्ड्स की आत्मा में छिपा है। ट्रंप ने कहा इसे डील ऑफ सेंचुरी कहा, मगर इस डील ने जो किया वो ये कि अरब दुनिया को बांट दिया और फिलिस्तीन को अकेला बिल्कुल कर दिया। इसमें अब जब भी कोई नया अरब मुल्क इस समझौते में शामिल होता है तो फिलिस्तीनी कैंपों में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि हर नया दस्तखत एक पुराने जख्म को और गहरा कर देता है। 2025 में जब कजाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने की घोषणा की तो इजराइल ने कहा कि उससे अमन की राह और मजबूत होगी, मगर अब दुनिया जान चुकी है अब्राहम अकॉर्ड सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें अरब दुनिया की सच्चाई दिखती है और कोई मुल्क सुरक्षा के नाम पर रिश्ते बना रहा है, कोई डॉलर के लिए, कोई डर के लिए, मगर जो गायब है वो है इंसाफ। अब्राहम अकॉर्ड्स का इतिहास बताता है कि जब सियासत अमन की भाषा बोलती है तो अक्सर उसके पीछे कारोबार की जुबान छिपी होती है। इजराइल ने इन समझौते के बाद अरब बाजारों में अपने प्रोडक्ट्स फैलाए, ड्रोन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स किए और धीरे धीरे वो दीवारें जो कभी दुश्मनी की थी अब कारोबार की बन गई हैं। मगर फिलिस्तीन की गली अब भी खाली पड़ी, अब भी खंडर हुई हुई है। बच्चों के स्कूल अब भी बंद हैं और जो बच्चे बच गए हैं वो अब पूछते हैं कि अब्राहम कौन था, उसके नाम पर यह समझौता क्यों किया गया था, क्या वो वाकई अमन चाहता था या उसका नाम सिर्फ एक जंग को ढकने के लिए इस्तेमाल किया गया। यही सवाल अब अरब दुनिया के जमीर से भी पूछा जा रहा है। क्या ये अमन है, ये अमन का नाटक? अगर अब्राहम अकॉर्ड सच में अमन की शुरुआत है तो फिर गजा में अब भी चीखें क्यों हैं और यरूशलेम अब भी क्यों जल रहा है? यही है इस समझौते की हकीकत जो हर साल नई तस्वीरों में सजाई जाती है, मगर इसके पीछे एक पुरानी सच्चाई भी छिपी रहती है। जब तक फिलिस्तीन को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक कोई समझौता टिक नहीं सकता और कोई दस्तखत अमन नहीं ला सकता।
अमेरिका ने इसे डिप्लोमेटिक जीत कहा, अरब दुनिया ने इसे एक नया युग कहा, मगर इतिहास इसे एक सौदा कहेगा जहां अमन बिक गया और इंसाफ छूट गया। जब अगली बार कोई नया देश इसमें शामिल होगा तो दुनिया फिर वही ताली बजाएगी, मगर गाजा में फिर वही आवाज उठेगी, क्या इंसानियत अब भी जिंदा है? ये था अब्राहम अकॉर्ड्स। ये मायने हैं अब्राहम अकॉर्ड्स के जो मैंने आपको बताए हैं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।